स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसबीएमसीआई की ये पार्ट 5 5वीं क्लास लेके आए हैं, जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सरफेस फिनिश के भी क्वेश्चन रहेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी, लिमिट फिट टॉलरेंस, सारा टॉपिक कवर कर लिया हूँ मैं। इससे पहले की क्लास में माइक्रोमीटर से क्वेश्चन दिया था मैंने कि माइक्रोमीटर की क्लास थी, और थोड़ा सा लिमिट फिट टॉलरेंस की। लेकिन आज की जो क्लास रहेगी दोनों मर्ज होके क्लास रहेगी, जिसमें सारी चीज एक ही क्लास में दी कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अभी देखते हैं हम लिमिट फिट टॉलरेंस क्या होता है। एक माप एक माप पर टॉलरेंस क्यों आवश्यक होती है? जॉब को उचित साइज में बनाने के लिए उसकी बेसिक साइज पर छूट दी जाती है, जिससे हमें हाई लिमिट साइज अर्थात अधिकतम साइज और लो लिमिट साइज अर्थात न्यूनतम साइज प्राप्त होते हैं। इन्हीं हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है हमें, हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं? वो हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। यदि जॉब के साइज पर टॉलरेंस न दी जाए तो जितने कारीगर जब एक जैसी जॉब बनाएंगे तो लगभग सबके साइज अलग अलग होंगे, जिससे पार्ट्स में विनिमयशीलता का गुण नहीं आता। टॉलरेंस देने से पार्ट्स में विनिमयशीलता का गुण आता है, इससे रिजेक्शन कम होता है, ठीक प्रकार की फिटिंग प्राप्त होती है, ठीक प्रकार की कुशलता में एक रूपता लाने के लिए पार्टों की अदला बदली आसानी से की जा सकती है। साइज का स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए आप इंटरचेंजेबिलिटी का उपयोग करते हैं, लिमिट फिट टॉलरेंस का यूज करते हैं। अभी देखते हैं हम, प्रश्न आता है हमारा, लिमिट क्या होती है? लिमिट से प्रश्न आता है, इसमें बल लाइनर में क्वेश्चन आएंगे, जैसे लिमिट क्या कहते हैं, टॉलरेंस को क्या बोलते हैं। तो लिमिट देखते हैं, ड्राइंग के ऊपर किसी पार्ट का जो माप दिया जाता है उसे बेसिक साइज कहते हैं। मतलब जिस साइज से सारे साइज निर्धारित किए जाते हैं उसको हम बेसिक साइज कहते हैं। बेसिक साइज में एक स्वीकृत अंतर या छूट रखी जाती है जिसे लिमिट कहते हैं। छूट, वो लिमिट जो होती है, हाई लिमिट हो सकती है, लो लिमिट हो सकती है, ठीक है। अब वो देखते हैं टॉलरेंस क्या होती है। टॉलरेंस जो होती है, हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर में अंतर आता है, उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। अभी टॉलरेंस जोन क्या होती है? अधिकतम साइज लिमिट और न्यूनतम साइज लिमिट से घिरे क्षेत्र को टॉलरेंस जोन कहते हैं। इनकी स्थिति शून्य रेखा से स्पष्ट की जाती है। भारतीय मानक पद्धति में 25 प्रकार के टॉलरेंस जोन होते हैं। ये हमको याद रखना कि टॉलरेंस जोन कितने होते हैं हमारे, 25 प्रकार के होते हैं। कई बार प्रश्न में 28 प्रकार और 25 प्रकार दोनों दिया रहता है। तो यदि इस तरीके से ऑप्शन आए तो हमको ऑप्शन 28 प्रकार का सही लगाना है। अभी देखते हैं अलाउंस क्या होता है। प्रत्येक प्रकार की पिट में होल साइज और सॉफ्ट के साइज में जो अंतर रखा जाता है उसे हम अलाउंस कहते हैं। अलाउंस होता है जानबूझकर जो इच्छित प्राप्त करने के लिए छूट रखी जाती है, उसको अलाउंस कहते हैं। अभी साइज क्या होता है? किसी पार्ट्स की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, व्यास, गहराई आदि को मैट्रिक या ब्रिटिश प्रणाली में जिस संख्या में व्यक्त करते हैं उसे साइज कहते हैं। मैट्रिक प्रणाली में मैट्रिक प्रणाली में 25.440 mm या ब्रिटिश प्रणाली में एक, इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं। अभी देखते हैं बेसिक साइज क्या होता है। बेसिक साइज मतलब जिस साइज को आधार मानकर सारी साइजें हम निर्धारित करते हैं, इसमें हाई लिमिट, लो लिमिट आती है, उसको बेसिक साइज कहते हैं। तो ड्राइंग में पार्ट से जॉब का साइज, वह साइज जिसे आधार मानकर लिमिट साइज निर्धारित किए जाते हैं उसे बेसिक साइज कहते हैं। इसी साइज के ऊपर टॉलरेंस जोन दी जाती है। वास्तविक साइज क्या होता है? कारीगर द्वारा तैयार जॉब के मापने पर जो साइज प्राप्त होता है उसे वास्तविक साइज कहते हैं। ये सारी चीजें आती है, वास्तविक साइज, बेसिक साइज और हाई लिमिट
साइज और लो लिमिट साइज के बीच में बनता है। बा- वास्तविक साइज जो होता है, बेसिक साइज हाई लिमिट साइज लो लिमिट साइज के बीच में बनता है। अब आगे देखते हैं हम कि आगे देखेंगे प्रश्न में कि किस तरीके से बेसिक साइज होता है और वास्तविक साइज क्या होता है, हाई लिमिट लो लिमिट, सारी चीजें हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होता है ये। अभी देखते हैं टॉलरेंस जोन। किसी पार्ट्स के हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज में जो अंतर रखा जाता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक होती है बायलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती थी, इस पद्धति में बेसिक साइज की केवल एक तरफ टॉलरेंस दी जाती है। मतलब कि कोई जॉब है 10 mm में बनाना है तो उसको +2 mm की छूट दे दी जाएगी। ठीक है, तो प्लस में 2 mm की, माइनस में 2 mm की छूट नहीं दी जाएगी, तो एक तरफ या फिर माइनस में होगी या प्लस में, कहीं भी एक तरफ। और बायलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, जैसे 10 mm की जॉब है, इसको -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो छूट मतलब टॉलरेंस आती है, साइज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल टॉलरेंस। बायलेटरल टॉलरेंस दोनों तरफ दी जाती है। अलाउंस देखते हैं, दो फिट होने वाले पार्ट्स के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। इसमें जो होता है, यह जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए जो छूट रखी जाती है उसको हम अलाउंस कहते हैं। अलाउंस भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव अलाउंस होता है और नेगेटिव अलाउंस। इससे क्वेश्चन बनते हैं ना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं थ्योरिकल। यदि एसपीएमसीआई में इजी पेपर बनाएगा तो शायद इससे नहीं आएगा, इसकी परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन हार्ड यदि क्वेश्चन देता है तो पॉजिटिव अलाउंस और नेगेटिव अलाउंस, उसमें भी अधिकतम पॉजिटिव और न्यूनतम पॉजिटिव से क्वेश्चन बना सकता है वो। क्योंकि इसरो में जब आता है पेपर तो यहीं से पूछता है। ये पॉजिटिव अलाउंस क्या होता है, सॉफ्ट का व्यास कम और होल का व्यास बड़ा होता है, इसे प्लस में दर्शाया जाता है, इसमें हमेशा रनिंग फिट प्राप्त होती है, इसे क्लियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। क्लियरेंस मतलब पॉजिटिव अलाउंस में क्लियरेंस अलाउंस भी आता है, क्लियरेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, होल का साइज बड़ा और सॉफ्ट का साइज छोटा रखा जाता है इन पॉजिटिव अलाउंस में। अभी देखते हैं अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस क्या होगा। अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस में इसमें होल का साइज अधिक रखा जाएगा और सॉफ्ट के न्यूनतम साइज से घटाया जाता है। होल के अधिकतम साइज से सॉफ्ट के न्यूनतम साइज को घटाया जाता है। ठीक है, तो अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस, इसकी फॉर्मूला क्या होगा, अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस होल का अधिकतम साइज माइनस सॉफ्ट का न्यूनतम साइज। वैसे होता है न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस ना, होल का न्यूनतम साइज होगा और सॉफ्ट का अधिकतम साइज। नेगेटिव अलाउंस में क्या होगा, नेगेटिव अलाउंस है सदैव ऋणात्मक होता है, इसकी जो भी माप आएगी ना नेगेटिव अलाउंस की, जो वो माइनस में आएगी। इसमें सॉफ्ट का साइज बड़ा और होल का साइज छोटा रखा जाता है, इसे इंटरफेरेंस अलाउंस भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, अधिकतम नेगेटिव अलाउंस और न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस। तो अधिकतम नेगेटिव अलाउंस में क्या होगा, होल का न्यूनतम साइज होगा और शाफ्ट का अधिकतम साइज, घटाएंगे होल से ही। ठीक है, अधिकतम नेगेटिव अलाउंस का क्या होगा, होल का न्यूनतम साइज होगा और शाफ्ट का अधिकतम साइज, और न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस का क्या होगा, होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज। ऊपर ऊपर भी देखते हैं, ऊपर देखेंगे तो इसमें भी घटाया होल के साइज से ही है, शाफ्ट के साइज से नहीं घटाते। अब आता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्या होती है, जब शाफ्ट कोरे के अंदर स्वतंत्र पूर्वक घूमे और उसमें किसी प्रकार की अड़चन ना हो तो उसे क्लियरेंस अलाउंस कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव अलाउंस को रखा जाता है। अभी जो है, जो हमको जो भी कैसे पहचानेंगे कि क्लियरेंस फिट है और इंटरफेरेंस फिट है, तो जिस भी ड्राइंग में यदि हमको क्लियरेंस फिट के जो कौन कौन से हमारे सिंबल होते हैं, देखो ABCDEF GHPRST, पी जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में यदि हमको ये शब्द मिलते हैं तो वहां पर क्या होगी, क्लियरेंस फिट होगी। क्लियरेंस फिट में रनिंग फिट आती है, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट्स के अंदर आसानी से घूमते हैं तो उसे रनिंग फिट कहते हैं, जैसे उस बेरिंग या शाफ्ट में रनिंग फिट होती है। ये हमको याद रखना है, क्योंकि जब हार्ड क्वेश्चन बनते हैं तो इससे पूछा जाता है।
अभी इसमें स्लाइड एक तो रनिंग फिट आता है, दूसरा स्लाइड फिट आता है। इसमें रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है। इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट्स के अंदर या आगे पीछे स्लाइड करता है, जैसे पावर हेक्सा मशीन, सेपर मशीन और प्लेनर मशीन। ये मशीन आपने देखे होंगे, हेक्सा मशीन, सेपर मशीन और प्लेनर मशीन भी आपने देखा ही होगा। अभी देखते हैं इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इस प्रकार के फिटिंग में शाफ्ट का व्यास बड़ा और होल का व्यास छोटा रखा जाता है। इसलिए शाफ्ट फिट करते समय रुकावट पैदा होती है और उसे फिट करने के लिए अधिक दबाव या बल की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे इंटरफेरेंस फिट भी कहते हैं। अब इसकी पहचान करने के लिए क्या शब्द होते हैं हमारे, यू वी एक्स बाय जेड और जे। ठीक है, यू वी ये तो याद होगा, यू वी एक्स बाय जेड, और यहाँ पर जे, ये शब्द जहाँ मिलेंगे वहां पर क्या होगा, हमारा इंटरफेरेंस फिट होगा। इंटरफेरेंस फिट में भी ड्राई फिट आती है। इस प्रकार की फिटिंग में शाफ्ट को जबरदस्ती फिट करने के लिए हैमर की चोट लगाई जाती है। इसलिए इसे ड्राई फिट भी कहते हैं। यह भी लाइट, मीडियम और हैवी होती है। अब आती है हमारी फोर्स फिट। इसमें शाफ्ट और होल की व्यास में अधिक अंतर होता है। फोर्स फिट में इसमें भी शाफ्ट बड़े साइज की होती है और इसे फिट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायनामो, आर्मेचर और मोटर शाफ्ट में फोर्स फिट आती है, हमें ध्यान रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला आता है सिंकेज फिट। सिंकेज फिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी होल का साइज कम और शाफ्ट का साइज अधिक रखा जाता है। दोनों पार्ट्स को फिट करने के लिए होल पार्ट्स को लाल गर्म किया जाता है और गर्म पार्ट्स में ही शाफ्ट फिट कर दी जाती है, क्योंकि गर्म पार्ट्स का साइज बड़ा होता है और जब फिर ठंडा होते हैं तो इसे होल का पार्ट्स स्क्रू का शाफ्ट में जाम कर लेता है। इसलिए इसे सिंकेज फिट कहते हैं। ऐसी फिटिंग से रेलवे के टायर्स और बैलगाड़ी के पहिए पर टायर चढ़ाया जाता है। ये लाइन हमें याद रखना, ये आता है ना कि रेलवे लाइन में कौन सी फिट का उपयोग करते हैं, सिंकेज फिट का उपयोग करते हैं। अगला है ट्रांजेक्शन फिट। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो फिटिंग आती है उसे ट्रांजेक्शन फिट कहते हैं। इसे पुश पुश फिट भी पुश फिट इसके अंतर्गत आती है। अभी जो आप मोबाइल पेन यूज करते हैं तो पेन का जो ढक्कन होता है ऊपर का, उसको जो लगाते हैं तो उस फिट के अंतर्गत आते हैं, हल्का सा दबाव देते हैं तो वो उसमें क्या आता है, क्लियरेंस भी होता है और इंटरफेरेंस फिट, दोनों फिट होती है। तो उसको जो फिट के अंतर्गत आती है वो ट्रांजेक्शन फिट के अंतर्गत आती है। इसके शार्ट का जो साइज होगा वो KMN, ये तीन सिंबल से हम दर्शाएंगे ट्रांजेक्शन फिट को। पुश फिट, इस प्रकार की फिटिंग में दो पार्टों को हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जाता है या खोला जाता है। अभी देखते हैं लिमिट फिट की प्रणालियाँ कौन कौन सी प्रणाली होती है। इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी क्या है, न्यूअर सिस्टम, इसमें से ज्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं, खाली समझने के लिए डाला हूँ। इसमें आधा इंच से 6 इंच व्यास तक के सुराखों पर टॉलरेंस हट जाती है। इस पद्धति में शॉर्ट पर टॉलरेंस देकर 6 प्रकार की फिट प्राप्त कर सकते हैं। अगला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सिस्टम, BSI। इसमें 21 प्रकार के अलग अलग फिट होती है। ब्रिटिश प्रणाली में 21 प्रकार की फिट होती है। 16 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं जो कि 1 से 16 नंबर तक दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। 21 प्रकार की फिट होगी और 16 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं ब्रिटिश प्रणाली में। अभी आता है इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली। इसमें 1 से 500 mm व्यास के साथ या सुरागों द्वारा फिट प्राप्त करने के लिए तो 18 टॉलरेंस दी जाती है, श्रेणियों की टॉलरेंस दी जाती है। तो इसमें टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड में, 18, जिसे IT01 से IT16 तक दर्शाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ITI TO का प्रश्न है। इसमें 25 प्रकार के होल और इसी प्रणाली में 25 मौलिक विचलन होते हैं। ये दो तीन पॉइंट याद रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड में 18 प्रकार की टॉलरेंस ग्रेड होती है जो कि IT01 से IT16 तक होती है, और 25 प्रकार के होल होते हैं और 25 प्रकार के मौलिक विचलन होते हैं। ब्रिटिश में क्या होता है, 21 प्रकार की फिट होती है और 16 टॉलरेंस ग्रेड।
और इसमें 25 प्रकार के होल और 25 प्रकार के मौलिक विचलन और 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। अगला है आईएसओ सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित पद्धति में 28 प्रकार की पिट होती है, सॉफ्ट होती है, और 28 प्रकार के होल होते हैं। इसमें भी 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। टॉलरेंस कितनी श्रेणियां होती है? 18, जिन्हें भी IT 01 से IT 16 तक दर्शाया जाता है। यह पद्धति भारतीय मानक पद्धति BIS से मिलती जुलती पद्धति है। ठीक है। अभी जो इंटरचेंजेबिलिटी और से जो क्वेश्चन पूछ सकता था ना, वो लिमिट फिट टॉलरेंस है। थ्योरी के रूप में मैंने इतना ही बताया, लगभग इसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। अभी हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहला है, यंत्र के मापने वाले भाग पर धूल के कणों के कारण होने वाली त्रुटि कहलाती है। अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछा है मैं बताता हूँ आपको। ऊपर से सारे क्वेश्चन सिलेबस से दिए हैं। ठीक है, ये दिया है हमको एरर इन मेजरमेंट। जो मेजरमेंट लेते टाइम जो एरर आती है ना, उसके बारे में हमको कॉन्सेप्ट दिया। अभी लिमिट फिट टॉलरेंस और इंटरचेंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा हमने, इसके क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद सरफेस फिनिश के क्वेश्चन मिलेंगे, इंस्पेक्शन मेथड के मिलेंगे, वर्नियर, माइक्रोमीटर और गैस, सारी चीजें से इसके आज की क्लास में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी दो तीन क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एरर से आने वाले होते हैं, वो एरर इन मेजरमेंट से क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। यंत्र के मापने वाले भाग पर धूल के कणों के कारण होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन, पैरेलल एरर, कॉन्टैक्ट एरर या रैंडम एरर। तो धूल के कण के कारण होने वाली एरर को क्या बोलते हैं हम? कॉन्टैक्ट एरर। बेलनाकार शाफ्ट की जांच करते समय मौखिकता पाई जाती है। इस प्रकार की त्रुटि को खालिस्तान कहते हैं। सिस्टेमेटिक एरर, माइक्रोजेमेटिकल एरर, माइक्रोजेमेटिकल एरर। मैक्रो और माइक्रो दोनों अलग अलग होता है ना, कोसाइन एरर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? मैक्रोजेमेटिकल एरर। अगला है, पर्यावरणीय कारक खालिस्तान का उदाहरण होता है। इन्वायरमेंट फैक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है पर्सनल एरर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, या नॉन ऑफ अबव। तो इन पर्यावरण के कारण होने वाली एरर को क्या बोलते हैं हम? रैंडम एरर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, माइक्रोमीटर में एचएस स्टॉप सहायता करता है। इसका सही आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में करके आप। प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, स्पेंडल लॉक करने के लिए, शून्य त्रुटि संयोजित करने के लिए, या वर्कपीस पकड़ने के लिए। सही आंसर चारों में से क्या होगा आप कमेंट करके बताओ। देखो, मोनल मेटल होता है। मोनल मेटल की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? मोनिका 6829। तो वहां से बन गया हमारा मोनल मेटल, नीचे बन गया निकिल, कहाँ से बन गया? कॉपर। तो निकिल कितने परसेंट होगा? 68%। कॉपर जो होगा 29%। यदि मिलाया जाएगा तो हमें मोनल मेटल प्राप्त होता है। अब वैसे ही स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना होता है? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कहती है बना निको स्टील। स्टील से बन गया स्टेनलेस स्टील, नीचे बन गया निकिल, और कहाँ से बन गया? कॉपर। वैसे गन मेटल का शॉर्ट ट्रिक क्या थी? कोयोटी गन। कहाँ से बन गया? कॉपर, जी से बन गया जिंक, और टी से बन गया टिन। इन कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर क्या बना होता है हमारा? गन मेटल। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। एक मैंने स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन, एक बर्नियर स्केल डिवीजन माइनस एक, एक बर्नियर स्केल डिवीजन माइनस एक मैंने स्केल डिवीजन, दो मैंने स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन, और एक मैंने स्केल डिवीजन प्लस एक बर्नियर स्केल डिवीजन। तो बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा? एक मैंने स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.02 हमारा लिस्ट काउंट होता है। भी देते माइक्रोमीटर में 0.02 की पॉजिटिव एरर है। जब माइक्रोमीटर 25.41 मापता है तो सही रीडिंग क्या होगी?
यहाँ जो कुछ सिंपल बात याद रखो आप, पॉजिटिव एरर की बात आए तो पॉजिटिव एरर होती रहेगी, तो कुल रीडिंग में से जो भी पॉजिटिव एरर रहेगी उसको हमको घटाना है और नेगेटिव में जोड़ना है। तो 0.002 mm की नेगेटिव पॉजिटिव एरर है, तो कुल रीडिंग में से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा कितना आएगा, 24.39। अभी देखो ऑप्शन में कहीं है क्या, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। अभी देखो कुछ मेटल है जिनका शॉर्ट ट्रिक बनाए थे हमने, आपको याद होगा। वाइट मेटल, वाइट मेटल की शॉर्ट ट्रिक क्या है, वाइट कलर में कोई लेटी अंटी। पिताजी जिनका नाम मुनका जी है, वो बोलते काका टी पियोगे, तो बोलते नहीं मुनका जी, 60-40 को निकिल के साथ जर्मनी जाना है सिल्वर के लिए। अब इससे समझो कि कितने सारे मेटल हमारे बन सकते हैं। पिताजी, पिताजी से क्या बन गया हमारा, पीतल, पी से बन गया पीतल। तो ये पीतल किन किन मेटलों से बनकर मिलकर बना होता है, एक तो होगा कॉपर और जिंक से मिलकर हमारा पीतल बना होता है। अभी मुनका जी से मुंह से बन गया मुंज मेटल, का से बन गया कॉपर और जी से बन गया जिंक। इन दोनों को 60-40 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, मुंज मेटल। अभी मुंज मेटल मतलब कॉपर और जिंक में निकिल मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। अभी कांसा किससे बना होता है, काका टी पियोगे, मतलब का से बन गया कांसा, का से बन गया कॉपर और टी से बन गया टिन। तो इस तरीके की हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, इसको याद रखना आप, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछता ही है। अभी देखो ये आ गया नेगेटिव एरर से। एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm का नेगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm मापता है तो सही रीडिंग क्या होगी। तो नेगेटिव एरर में जो एरर होगी उसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसको, 40.56। 40.56 है क्या कहीं पर, ऑप्शन बी में हमारा सही होगा। अभी देखो कलर से क्वेश्चन आता है। टिन का कलर कैसा होता है, चांदी की तरह सफेद। जिंक का कलर होता है नीला पनले उजला सफेद। लेड का होता है ब्लूइश ग्रे और एल्यूमिनियम का होता है उजला सफेद। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगला है 25 से 75 बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य एरर किससे जांचा जाता है। डायल्टस इंडिकेटर, वर्नियर हाइट गेज, टेस्ट पीस या फीलर गेज। कमेंट करके बताओ किससे चेक करते हैं हम। तांबा का कलर कैसा होता है, लाल, और पीतल का होता है पीला। पास से पी से पीतल और पी से पीला। तो भाई को शून्य त्रुटि चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, टेस्ट पीस का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मैट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर की स्लिप पर सबसे छोटे डिवीजन का मान होता है। स्लिप में सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होगा, 0.5, 0.1, 1.5 या 2 में। सही आंसर इसको बताओ क्या होगा कमेंट बॉक्स में। और बता कलर, डस्टबिन का कलर। प्लास्टिक और टॉक्सिन एजेंट के लिए क्या होता है, पीला, पी से प्लास्टिक और पी से पीला। लोहे के लिए होता है लाल, सब्जी के लिए होता है काला और कागज के लिए होता है नीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला है मैट्रिक बाहरी मैट्रिक का सिंबल की बेवल एज पर एक डिवीजन का मान होता है। सिंबल की बेवल एज पे एक डिवीजन का मान होता है, 0.1, 0.05, 0.02 या 0.01 mm। तो सिंबल के एक विभाजन का मान कितना होता है, कमेंट करके बताओ आप। रिटेल चेक का साइज होता है 6, 12, 18, तीन साइज में मिलते हैं। यांत्रिक नाप बराबर होता है 12/प्रयास, इस सेल में पूछा गया प्रश्न। और विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है, इसरो में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। सामान्य ड्रिलिंग का हेलिक्स एंगल 27.5 डिग्री होता है ना। यदि किसी बाहरी माइक्रोमीटर का थिम्बल का शून्य ग्रेजुएशन डेटम लाइन के नीचे तो आगे, जबकि माइक्रोमीटर के माप चेहरे संपर्क में है तो त्रुटि होगी। यदि आगे चला जाता है तो क्या होगा हमारा, नेगेटिव है।
और पीछे रह जाता है तो पॉजिटिव है। ठीक है, आगे निकल गया तो क्या होगा हमारा, आगे निकल जाता था तो नेगेटिव है। आगे चला जा रहा है मतलब क्या होगा, नेगेटिव। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अभी देखते हैं, इसमें टिन होता है, टिन का गलनांक कितना, तो 230। तांबा का होगा 1084, एल्यूमिनियम का होगा 658 और जिंक का होता है 420। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट है, डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग साइज की विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन है हमारे सामने। इसमें एक लंबा स्पेंडल होता है, इसमें एक लंबी स्लीव होती है, यह कई एक्सटेंशन रोड से लैस होता है, या इसका बेस एडजस्टेबल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, क्योंकि यह जो है कई एक्सटेंशन रोड से लेस्ड होता है, सो विभिन्न साइज को चेक करने के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लिप पर ग्रेजुएशन बाहरी माइक्रोमीटर ग्रेजुएशन की विपरीत दिशा में होती है? तो किसमें होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेक माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर या फ्लैंज माइक्रोमीटर? तो इसमें से आपको सही आंसर बताना क्या होगा हमारा। स्टील की संरचना क्या होती है हमारी, गिम्ब्रल होती है। रॉट आयरन की रेसेदार फाइबर होती है, रास से रॉट आयरन, रास से रेसेदार। कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइट होती है, का से क्रिस्टलाइट, का से कास्ट आयरन। और तांबा की जो होता है तंतुमय होती है। और वैसी हमारी जिंक की क्या होती है, जिंक की होती है दानेदार। ठीक है, ये हमको याद रखना है, क्योंकि ये भी हमारा, ये सेल में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टील की संरचना कैसी होती है, सेल में पूछा गया था। ठीक है, हो सकता है इसमें फिर से पूछ ले। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, बताओ 10 नंबर का क्या होगा हमारा। विपरीत दिशा में किसकी ग्रेजुएशन होती है हमारी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला ये देखो, जिंक की संरचना कैसी होती है हमारी, दानेदार। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मैन स्केल डिवीजन ग्रेजुएट किए होते हैं? ठीक है, मैन स्केल डिवीजन कहाँ पर होती है बर्नियर हाइट गेज में? बर्नियर प्लेट पर, फाइन एडजस्टिंग यूनिट पर, बीम पर या बेस पर? देखो, इसमें बर्नियर स्केल जो होती है डायल वाले भाग में होती है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। बर्नियर स्केल जो है डायल वाले भाग पर होती है, और मैन स्केल जो होती है वो हमारे बीम वाले भाग पर होती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते समय संदर्भ सतह के रूप में सामान्यतः किस भाग का उपयोग किया जाता है? स्टॉक, ब्लेड, डायल या डिस्क? संदर्भ सतह के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सही आंसर क्या होगा हमारा, बताओ इसका। तो समांतर सतह के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम, स्टॉक का। ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, समांतर सतह के लिए। टेपर सतह के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, ब्लेड का उपयोग करते हैं। और इसके जो है बने हुए प्रोडक्टर के डायल में जो है बर्नर स्केल होती है, और डिस्क में मेन स्केल होती है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है हमारा, बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के किस भाग पर मुख्य स्केल विभाजन ग्रेजुएट होते हैं? मतलब मेन स्केल कहाँ पर होती है, देखो प्रश्न आ गया ना। ब्लेड, डिस्क, डायल या स्टॉक? तो डायल के ऊपर हमारा बर्नर स्केल होता है, और डिस्क के ऊपर हमारा मेन स्केल होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। और टेपर वाली सतह जो होगी ब्लेड में मिलती है, और समांतर वाली सतह स्टॉक से मिलती है। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। शक्ति का मात्रक वाट, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है, बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक बर्नियर स्केल विभाजन का मान होता है? 1 डिग्री, 5 मिनट, 1 डिग्री 55 मिनट या 2 डिग्री?
सही आंसर बताओ कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है हमारा एम्पियर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है हमारी? 7। ये सेल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये याद रखना है हमको। इसमें भी पूछ सकते हैं मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। वैसे ही हमारा एक और प्रश्न पूछता हूँ मैं, लेटर पंच जो है, लेटर पंच की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके आपको बताना है। ये भी आईजीएम में पूछा गया प्रश्न है कि लेटर ऑफ पंच की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? प्रत्येक वेवर प्रोटेक्टर, प्रत्येक वर्नियर स्केल के एक विभाजन का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 1 डिग्री 55 मिनट, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, वर्नियर वेवर प्रोटेक्टर के प्रत्येक मुख्य स्केल विभाजन का मान होता है। मेन स्केल के विभाजन का मान कितना होता है? 1 डिग्री 55 मिनट, 1 डिग्री 5 मिनट, 1 डिग्री 55 मिनट और आधा डिग्री। तो एक मेन स्केल का मान कितना होता है हमारा? 1 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला है, जब प्राथमिक चिकित्सा देते हैं उसमें, तो एबीसी का मतलब आप पूछता है कि ए का फुल फॉर्म क्या होता है, बी का। तो ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरवे, बी का ब्रीथिंग, और सी का सर्कुलेशन। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल वेपर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट है। यूनिवर्सल वेपर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.5 मिनट, 5 मिनट, 5 डिग्री, या 5। इसमें दोनों में ऑप्शन 5 डिग्री होगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? कमेंट करके बताओ आप। जैसे डलवे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4%। रॉ आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 0.02 से 0.03 mm। तनन शक्ति का मतलब तनन शक्ति को किससे दर्शाते हैं हम? न्यूटन मीटर स्क्वायर से दर्शाते हैं। और कोल का लोअर डिवीजन 0 होता है और शाफ्ट का अपर डिवीजन 0 होता है। तो क्वेश्चन जो दिया है हमको, यूनिवर्सल वेपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, कमेंट करके बताओ आप। इसका सही आंसर होगा हमारा 5 मिनट। अगला प्रश्न है, बर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है। 0.1 mm, 0.01 mm, 0.2 mm और 0.02 mm। कितना होता है हमारा? फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं हमारा? 18। और फंडामेंटल डिवीजन कितने होते हैं हमारे? 25। एक, या कहीं कहीं पर इसको 28 भी देखने को मिलता है, ठीक है। यदि ऑप्शन में हमें 25 और 28 दोनों है, तो हमको 28 को टिक लगाना है। और यदि 28 नहीं है, तो हमको 25 को टिक लगाना है। तो बनिया डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 0.02 mm। नेक्स्ट, एक बर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बाहरी आयाम, आंतरिक आयाम, स्टेप ब्लाइंड होल की डेप्थ, या पिच व्यास। कॉपर और एल्यूमिनियम की एलिनिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर पानी का उपयोग करते हैं, ठीक। पानी में कॉपर एल्यूमिनियम की एनिलिंग करते हैं। और हवा में जो होती है स्टेनलेस स्टील और पीतल की एनिलिंग की जाती है। अब बर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं हम? डेप्थ गेज का स्टेप ब्लाइंड होल की डेप्थ चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बर्नियर डेप्थ गेज का। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, किसी किसी जब जॉब की असमानता की जांच करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। असेंटिसिटी चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टील रूल का, माइक्रोमीटर का, वर्नियर कैलिपर का, डायल्टस इंडिकेटर का। असेंटिसिटी चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? डायल्टस इंडिकेटर का। स्टील रूल की शुद्धता कितनी होती है? 0.5 mm।
माइक्रोमीटर की शुद्धता कितनी होती है? एक्यूरेसी 0.1 mm। और वर्नियर कैलिपर कितनी होती है? 0.02 mm। अभी नॉन फेरस मेटल की एनेलिंग तापमान होता है, तो इसके याद रखना हम ए पीता है ना, तो ए से बन गया एल्यूमिनियम, पी से बन गया पीतल और ता से बन गया तामा। अभी सिंपल इसका 500, 550, 600, 650, 650, 750। अगला, इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापने वाला टूल है? ट्राई स्क्वायर, स्ट्री रूल, स्ट्रेन एज या रिंग गेज? तो प्रत्यक्ष रूप से चेक करने वाला कौन सा औजार है? स्ट्री रूल। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा। टाई स्कोर की शुद्धता कितनी होती है? 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में इसकी शुद्धता होती है, ठीक है, ट्राई स्कोर की। और स्ट्री रूल की कितने लिस्ट काउंट होता है इसका? 0.5 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम माप जो एक स्ट्री रूल के साथ पढ़ा जा सकता है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm और 0.5 mm। स्टील कितना कम से कम चेक कर सकते हैं? 0.5। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 0.01 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर है। 0.02 वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट होता है। अगला प्रश्न है, एक ट्राई स्क्वायर खालिस्तान कोण की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पिछले बार आईजीएम के पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान देना, ये पिछली बार के पेपर में पूछा जा सकता है आईजीएम की। एक ट्राई स्क्वायर खालिस्तान कोण की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री? बताओ, अब इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? पिछली बार पूछा गया है ये, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 90 डिग्री। ट्राई स्क्वायर का उपयोग 90 डिग्री स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है? कूलिंग के लिए 693 होता है, और अपर लोअर क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग के लिए 723 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। न्यूनतम माप जो वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से पढ़ा जा सकता है, उसे कहते हैं शून्य रीडिंग, लिस्ट काउंट, मुख्य स्केल रीडिंग, वास्तविक रीडिंग माइनस शून्य त्रुटि। सही आंसर क्या होगा? वर्नियर कैलिपर का एक सही ढंग से पढ़ा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम लिस्ट काउंट। क्रोमोनाइजिंग में जो है क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजिंग और स्लेटाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कैलोराइजिंग और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की चढ़ाई जाती है ना। एलो केलो, ऐसे एलो से बन गया एलो एनोडाइजिंग, और केलो से बन गया क्लोराइजिंग, ठीक है। इससे भी प्रश्न बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर में एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है जिसका पिच है। थ्रेडेड स्पिंडल होती है, इसकी पिच कितनी होती है? 0.5, 0.5 mm, 0.25 mm, 1 mm या 1.5 mm? तो माइक्रोमीटर की एक स्पिंडल थ्रेड की पिच कितनी होती है? आधा mm। ऑप्शन ही हमारा सही होगा, ठीक है। फ्लेम हार्डनिंग जो होता है, लेथ बेड में फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। नाइट राइडिंग में अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग में स्केप फ्री सरफेस बनती है। और टिनिंग की परत चढ़ाने के लिए क्लेडिंग करते हैं। कांच और मेटल स्प्रे करने के लिए एनाबलिंग करते हैं। अब आता है, एक बनिया बेबर प्रोटेक्टर में 5 मिनट लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 मुख्य स्केल को विभाजित किया जाता है। 12 बने स्केल में, 22 बने स्केल में, 24 बने स्केल में या 25 बने स्केल में? तो 23 मुख्य स्केल डिवीजन को 12 बने स्केल डिवीजन में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वही लीड बराबर क्या होता है? पिच इंटू नंबर ऑफ स्टड की संख्या। 1 इंच बराबर 10 की घात 6 माइक्रो इंच। ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोण 90 डिग्री से कम हो, कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं? ऑब्ल्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, समकोण या इनमें से कोई नहीं? तो 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल। ब्रास फर्नेस से प्राप्त उत्पाद को क्या बोलते हैं हम? पिग आयरन। कास्ट आयरन से प्राप्त कोकोला फर्नेस से प्राप्त को कास्ट आयरन, और पुडलिंग से प्राप्त को हम रोट आयरन कहते हैं।
अब कौन सा बन्य पेपर प्रोटेक्टर के स्टॉक का अभिन्न हिस्सा है? बताओ, सही आंसर बताओ, इसका क्या होगा? जिंक। किसका? जिंक का क्या होता है? आयरन और क्या होता है? कैलामाइन। ठीक है। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। लेड का गैलेना, टिन का टिन स्टोन, कैसिटोराइट होता है। अभी पेपर प्रोटेक्टर के स्टॉक का अभिन्न हिस्सा किसको बोलते हैं? डिस्क, डायल, ब्लेड या मेन स्केल? तो डायल वाला जो भाग होता है वो उसका अभिन्न हिस्सा होता है। बन्या पेपर प्रोटेक्टर की सटीकता होती है, मतलब बन्या पेपर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है हमारा? 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट या 5 सेकेंड। तो पेपर प्रोटेक्टर का सही आंसर क्या होगा हमारा? 5 में इसका लिस्ट काउंट होता है। एक मैट्रिक 1 मीटर को एमएम में बदलें। 1 मीटर बराबर कितने एमएम होते हैं? तो 1 मीटर बराबर हमारा 1000 एमएम होता है। ये पिछले बार आईएसपी के पेपर में पूछा गया है। ठीक है। आईएसपी, डीआरडीओ। आईएसपी और डीआरडीओ में पूछा गया है। 1 मीटर को एमएम में बदलें, तो 1 मीटर बराबर 1000 एमएम। अब एक मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का एक पूरा चक्कर आगे बढ़ता है। थिम्बल का पूरा एक चक्कर कितना बढ़ेगा? जिसकी स्पेंडर की स्लीव की पिच के बराबर बढ़ेगा। तो पिच कितनी है हमारी? आधा एमएम की। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ होता है स्पेंडर और एनबिल के बीच नगण्य गैप, थिम्बल पर शून्य मार्क दिखाई नहीं देना, जब मापने वाली सतहें संपर्क में होती है तो थिम्बल पर शून्य मार्क या स्लिप पर डेटम लाइन मिलती नहीं है। माइक्रोमीटर सही है। तो त्रुटि का अर्थ क्या होता है हमारा? जब मापने वाली सतहें संपर्क में होती है तथा थिम्बल पर शून्य मार्क और स्लिप पर डेटम लाइन मिलती नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? शून्य त्रुटि। ऑप्शन हमारा सी हमारा सही होगा। यूनिवर्सल पेपर प्रोटेक्टर का सिद्धांत होता है बन्या पेपर प्रोटेक्टर के बराबर डेप्थ गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर या फिक्स गेज। तो यूनिवर्सल पेपर प्रोटेक्टर का लिस्ट कौन किसके समान होता है हमारा? बनियर पेपर प्रोटेक्टर के बराबर होता है। 0.5 mm पिच के स्पेंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन की मूवमेंट पर स्पेंडल की मूवमेंट कितनी होगी? थिम्बल के एक डिवीजन की मूवमेंट पर स्पेंडल की मूवमेंट कितनी होगी? इसका सही आंसर बताओ, क्या होगा हमारा? तो थिम्बल का एक भाग का मान कितना होता है हमारा? वही बनिया वही लिस्ट काउंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 0, 1 mm। नेक्स्ट है, एक माइक्रोमीटर में प्रदान किए गए लॉक नट का उद्देश्य होता है स्पेंडल की मूवमेंट को नियंत्रित करना, वर्कपीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करना, वर्कपीस को सटीक तरीके से मापना, जब उपयोग में ना हो तो माइक्रोमीटर को लॉक करना। तो लॉक नट का उद्देश्य होता है वर्कपीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जाता है? लंबी स्लिप द्वारा, लंबी स्पिंडल द्वारा, एडजस्टेबल बेस द्वारा या एक्सटेंशन रोड के एक साइड से लेस करके? तो सही आंसर बताओ, इसका क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एक्सटेंशन रोड के एक साइड को लेस करके। अगला प्रश्न है, मैट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर की सटीकता क्या होती है? माइक्रोमीटर, बाहरी माइक्रोमीटर की सटीकता कितनी होती है? वही 0.01 mm। एक कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की सटीकता कितनी होती है? प्रोटेक्टर हेड 1 डिग्री तक मापता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
बेवर प्रोट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है लंबाई की जांच करने के लिए, भविष्य सेट करने के लिए, कोण मापने के लिए और गहराई मापने के लिए। तो बर्नियर बेवर प्रोट्रैक्टर का उपयोग कहाँ करते हैं हम? कोण मापने के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm या 0.002 mm। तो ये तो जो होगा माइक्रोमीटर का हो गया। 0.01 माइक्रोमीटर, ये बर्नियर कैलिपर। अब बचता है यहाँ 0.001 mm। तो बर्नियर बेवर बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 mm। एक थ्रेड की प्रोफाइल की तुलना किया करने के लिए गेज का उपयोग करते हैं। एक थ्रेड की प्रोफाइल की तुलना करना है तो प्लग गेज का उपयोग करेंगे, पिलर गेज, रेडियस गेज, ये स्क्रू पेज गेज। तो ये बोले थ्रेड की प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्क्रू पेज गेज का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रैश कवर की सटीकता होती है 0.02 mm प्रति दशमलव लंबाई, 0.004 mm प्रति दशमलव लंबाई, 0.002 mm प्रति दशमलव लंबाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी। ये हमसे इसरो में भी पूछा गया प्रश्न है। उस कैलिपर का क्या नाम है जिसमें एक लेग एडजस्टेबल पॉइंट की ताक होती है और दूसरी लेग मुड़ी होती है? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, बाहरी कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर? एक लेग एडजस्टेबल पॉइंट के साथ जुड़ी होती है और दूसरी लेग मुड़ी होती है, उसका नाम क्या होता है? हमारा उसको हम बोलते हैं जेनी कैलिपर। बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम के साथ फिट किए जाने वाला कौन सा भाग मापने वाला फेस है? बाहरी माइक्रोमीटर के साथ फ्रेम के साथ फिट किए जाने वाला कौन सा मापने वाला फेस के साथ होता है? एनविल, बैरल, स्पेंडल या रेचेट स्टॉप? रेचेट स्टॉप नहीं आएगा, बैरल भी नहीं है, स्पेंडल भी नहीं है, तो क्या आएगा हमारा? एनविल। ठीक है। इसमें जो है 3 mm कार्बाइड की टिप लगी होती है। बर्नियर कैलिपर में सबसे छोटे संभावित माप को क्या कहा जाता है? डिवीजन, विचलन, टॉलरेंस, अलाउंस या लीस्ट काउंट? इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा लीस्ट काउंट। अगला है, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है? स्टीरूल, जेनी कैलिपर, इनसाइड माइक्रोमीटर और बाहरी माइक्रोमीटर? तो अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है, तो अप्रत्यक्ष मापक यंत्र कौन सा है? हमारा जेनी कैलिपर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक बाहरी माइक्रोमीटर की बेवल ग्रेजुएशन स्लिप का क्या नाम है? इनबिल, बैरल, स्पेंडल या थिम्बल? तो बेवल ग्रेजुएट स्लिप का नाम क्या बोलते हैं हम उसको? थिम्बल। अगला प्रश्न है, एक बाहरी माइक्रोमीटर में स्पेंडल के पूरे रोटेशन में यह कितनी दूरी आगे बढ़ता है? एक बाहरी माइक्रोमीटर में एक पूरा रोटेशन पूरा होने में कितना आगे बढ़ेगा? उसकी पिच के बराबर, स्लिप के और स्पेंडल की पिच के बराबर। तो 0.2 mm पिच, 1.5 mm पिच, 1 mm पिच और 0.5 mm पिच। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। किस माइक्रोमीटर में विनिमय एनविल का प्रावधान होता है? इंटरचेंजेबल एविल होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड, बाहरी, स्क्रू फेड माइक्रोमीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 48 का। एडजस्टेबल एनविल किस में होता है? हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में एडजस्टेबल एनविल का यूज करते हैं।
अब आती है बात टेलीस्कोपिंग गेज माप को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, बर्नियर माइक्रोमीटर, थ्री पॉइंट आंतरिक माइक्रोमीटर। तो टेलीस्कोपिंग गेज को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बाहरी माइक्रोमीटर का यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए। इसको 12.7 से 152.4 तक इसका साइज चेक कर सकते हैं हम इसका टेलीस्कोपिंग गेज से। एक बर्नियर कैलिपर को क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? बर्नियर कैलिपर क्या चेक करता है? एक रॉड का बाहरी व्यास, छेद का भीतरी व्यास, एक छेद की गहराई, या उपरोक्त सभी। तो बर्नियर कैलिपर जो होता है वो उपरोक्त सभी चेक करने के लिए सक्षम होता है। होता लेटर ड्रिल साइज में ए का क्या साइज होता है? कमेंट करके बताओ इसका। 0.234 इंच। ए का जो होता है ए का साइज 0.234 इंच का साइज रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लग गेज किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक गोल वस्तु का व्यास मापने के लिए, एक छेद का साइज मापने के लिए, एक छेद की गहराई मापने के लिए, और दो मीटिंग भाग के बीच में गैप मापने के लिए। तो प्लग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? एक छेद का साइज मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अब फीलर गेज का उपयोग क्या है? चौड़ाई चेक करने के लिए, ऊंचाई, लंबाई, मेटिंग पास के बीच में गैप। फीलर गेज का उपयोग करते हैं कहाँ पर हम? दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का उपयोग करते हैं। एक टेलीस्कोपिंग गेज से मापा जाने वाला न्यूनतम आयाम होता है। टेलीस्कोपिंग गेज से जो होता है 12.7 से 152.4 mm तक तो इसका टेलीस्कोपिंग गेज का साइज होता है। तो न्यूनतम माप क्या दिखाया दे रहा हूँ मैं यहाँ पर? 8 mm। एक टेलीस्कोपिंग गेज से मापा जाने वाला न्यूनतम माप है। तो न्यूनतम माप 12.7 से 152.4 mm होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा हमारा? 12.7 mm तक टेलीस्कोपिंग गेज से न्यूनतम साइज मापा जा सकता है। किस टूल का उपयोग बेयरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? स्क्रू, फीलर गेज, डेप्थ गेज और बर्नियर कैलिपर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बेयरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? फीलर गेज। रेसिस्टिविटी ऑफ स्पीड लेवल का यूज करते हैं 0.05 mm पर 1000 mm के दायरे में होता है। To check flatness and squareness of surface, the following is used. बर्नियर कैलिपर, स्क्वायर, टेली सरफेस या सरफेस व्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? स्क्वायर का उपयोग करते हैं। डायमेंशन 55.5 mm माइनस फ्लैट 0.035 mm इन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिवर्सल लेटर। ये जो है एक तरफ है या दोनों तरफ है? तो ये क्या दोनों तरफ है, तो बाइलेटरल टॉलरेंस होगी। एक ऑप्शन बी। डायमेंशन 55.5 माइनस प्लस 0.035 एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो डायमेंशन दी है ये किसकी एग्जाम्पल, किसको उदाहरण है? तो ये जो है माइनस प्लस दोनों दिए तो दोनों तरफ दिए गए। तो यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है, लिमिटेड, लिमिटिंग ऑफ द डायमेंशन, शोइंग अमाउंट ऑफ द एरर इन डायमेंशन। तो किसका है लेना है? तो दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ की बाइलेटरल टॉलरेंस। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो।
अगला प्रश्न है द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस। ये जो इसरो में पूछा गया प्रश्न है, तो ग्राइंडिंग के लिए टॉलरेंस ग्रेड कितना होता है? 88, 86, 11 या 01। तो 01 जो है तो लिपिंग के लिए होता है और ग्राइंडिंग के लिए 11 टॉलरेंस ग्रेड रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न में एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं। इसरो में पूछा गया प्रश्न है 0.001 mm, 0.001 mm, 1 सेंटीमीटर, या 0.01 सेंटीमीटर, या 0.401 सेंटीमीटर। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होगा? हमारा सही आंसर क्या होगा उसका? एक माइक्रोन बराबर 0.001 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है गेज यूज फॉर चेकिंग डायमीटर ऑफ फिनिश होल। गेज का उपयोग क्या चेक करने के लिए? गेज का यूज जो होता है डायमीटर को फिनिश बोर को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, स्नैप गेज, प्लग गेज, रिंग गेज या स्लैब गेज। तो फिनिश बोर को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? 43 के समान आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, प्लग गेज। ये जो प्रश्न दिया है मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन अ हाउसिंग ऑफ डायमीटर, होल डायमीटर 45 प्लस 0.035 या 0.000 mm, और कुछ आउटसाइड डायमीटर ये दिया है हमको। ये इसरो और एनपीसीआर में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका मैक्सिमम अधिकतम इंटरफेरेंस पे क्या होगी ये हमको निकाल के बताना है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या होगा इसका कमेंट करके बताना है। ठीक है, मेरा प्रश्न है इन मैट्रिक माइक्रोमीटर जनरली द पिच ऑफ द स्पेंडल स्पेंडल थ्रेडेड। ठीक है, माइक्रोमीटर के स्पेंडल में पिच होती है 0.1, 0.25, 0.05 या 0.5। सही आंसर क्या होगा हमारा? 0.5। यदि बनने के लिए क्या कैलिपर में, यदि बनने स्केल में 9 मुख्य स्केल वजनों को 10 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो बनने स्केल का अल्पमान कितना होता है? तो बनने स्केल का अल्पमान कितना होता है? 9 मेन स्केल है और 10 वर्नियर स्केल है। 0.01 mm, 0.09, 0.02 और यह 0.1 mm। तो इसका सही आंसर होगा 0.1 है। अगला प्रश्न है एक रैक में टूथ का मोटाई द्वारा मापा जाता है। द टूथ थिकनेस ऑफ द रैक इन मेजरमेंट बाय। तो एक रैक का टूथ की मोटाई तो खालिस्तान द्वारा मापी जाती है। यूनिवर्सल कैलिपर, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर या फ्लैंज माइक्रोमीटर या फिर गियर टेस्टर के द्वारा चेक की जाती है। तो गियर की टूथ की मोटाई चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फ्लैंज माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्टील रूल का न्यूनतम माप होता है लिस्ट अकाउंट। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा? ऑप्शन बी, 0.5 mm हमारा लिस्ट काउंट होता है। ये प्रश्न है इसको भी हमको सॉल्व करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। इंच पद्धति में 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 39.37 इंच। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्लक प्रमापी में गो साइड
में व्यास के समान होता है। जैसे प्लग गेज और स्नैप गेज में अलग होता है। स्नैप गेज में गो साइज अधिकतम सुपर साइज में होता है और नॉट गो न्यूनतम सुपर साइज में होता है। वहीं पर प्लग में गो साइड किसमें होता है, न्यूनतम सुपर साइज में होता है, और नॉट गो अधिकतम सुपर साइज में होता है। तो ये क्या बोल रहा है हमारा, गो साइड में व्यास के समान होता है। गो साइड जो होता है हमारा न्यूनतम सुपर साइज में होता है। घटक का अधिकतम साइज, घटक का न्यूनतम आकार और घटक का मूल आकार और घटक का वास्तविक आकार, मतलब कंपोनेंट का जो होता है न्यूनतम साइज होता है। T1 का सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मशीनरी की समतलता समतलन के लिए खलिस्तान को उपयोग करते हैं। स्केल, लेवल, बेवल कटर या गेज ब्लॉक। सही आंसर क्या होगा इसका बताओ। जो मशीन की समतलता के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, बर्नियर बेवल, बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। इसमें एक मैट्रिक माइक्रोमीटर में 49 मुख्य डिवीजनों को 50 पैमाने विभाजन में विभाजित किया जाता है, तो लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है, एक मैं स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर एक मैन स्केल डिवीजन कितना, एक माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन। तो बर्नियर स्केल कितना होगा, 49 भागों को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्व करके निकालेंगे तो 1/50 आएगा, ठीक है। तो 49 50 वाले भाग का यदि लिस्ट काउंट निकालेंगे तो हम कितना आएगा, 0.02 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसके पास होता है सेंटर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है और प्रोक्स सभी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, प्रोक्स सभी। 1 इंच खालिस्तान के बराबर होता है 24.5, 25.4, 25.2 या 24.4। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, 1 इंच में कितना होता है, 25.4 होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, लघु वायु अंतराल और मुक्तांतर को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गेज है। गेज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल एयर गैप एंड क्लियरेंस। रिंग गेज, पिलर गेज, टेपर गेज या गेज नो गो गेज। तो वायु स्मॉल एयर गैप और क्लियरेंस को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, फीलर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनिया को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। टाई स्क्वायर इज यूज टू मेजर। सतहों के बीच के कोण, सतहों के बरगद को जांचने के लिए, सतहों का विजुड़ता चेक करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाई स्क्वायर को उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, सही आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो गुनिया का उपयोग करते हैं चेक्स स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। एक बनियर के रिपर में बनियर स्केल के 100 भाग मुख्य स्केल के एक्स भाग लेते हैं। यदि बनियर स्केल में अल्पतमांक 0.01 होती है तो इसमें एक्स के मान का पता लगाएं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही राइट आंसर क्या होगा। थ्रेड को प्रभावी व्यास द्वारा मापा जाता है, प्रभावी व्यास द्वारा मापा जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, 3 वायर विधि द्वारा, उचित वायर विधि द्वारा चयन करते हुए उपरोक्त सभी। तो 89 का सही आंसर क्या होगा हमारा, थ्रेड प्रभावी व्यास मापा जाता है उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है।
अगला देखते हैं कोणों की यथार्थ मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को चेक करने के लिए सही यंत्र है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर वीवर प्रोट्रैक्टर, माइक्रोमीटर और कॉम्बिनेशन सेट। तो सही यंत्र कौन सा होता है हमारा? ऑप्शन बी, वर्नियर वीवर प्रोट्रैक्टर, क्योंकि यह जो 5 मिनट की शुद्धता में चेक कर सकता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm, और वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन यंत्र संयोजन सेट का भाग नहीं होता? द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। रूल, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड या डिवाइडर। तो कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग जो होता है नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा हमारा डिवाइडर। डिवाइडर कॉम्बिनेशन सेट में नहीं होता है। अगला है, मैचिंग पास के बीच के अंतराल की जांच करने के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है? नेम नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट। मैटिंग पार्ट को चेक करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रेडियस गेज, फीलर गेज, पिलेट गेज या ड्रिल गेज। तो मैटिंग पास के बीच में चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हो? ऑप्शन बी, फीलर गेज का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तार या चादर की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। गेज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ वायर और अ शीट। वायर और शीट की साइज को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? प्रोफाइल गेज, रेडियस गेज, वायर गेज या स्लिप गेज। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? वायर गेज। विषमबाहु विषमभुज कैलिपर को यह भी कहते हैं हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इज आल्सो कॉल्ड एस। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑडलेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑडलेग कैलिपर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन सेट का हिस्सा नहीं है? कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा हिस्सा नहीं है? स्टॉक, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? स्टॉक कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं होता है। अगला है, पच, एक 50 से 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर की शून्य पाठ्यांक कौन सा होगा? व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ अ 50 से 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर? तो शून्य रीडिंग क्या होगी हमारी? ऑप्शन डी, 50 यहाँ पर शून्य रीडिंग होगी। मैट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर को एक थ्रेडेड स्पेंडल है जिसकी पिच होती है, इसकी पिच कितनी होगी होती है? 0.5 mm। 98 का आंसर आपको बताना क्या होगा? एक माइक्रोमीटर के 0.03 mm नेगेटिव त्रुटि है जब माइक्रोमीटर 40.48 माप करते हैं समय सही पाठ्यांक क्या होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव एरर। एक फीलर गेज खालिस्तान के लिए उपयुक्त होता है। फीलर गेज इज यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द parts for play, checking gap between mating part, checking radius of job, checking accuracy of out। तो फीलर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं हम? चेकिंग गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्लग गेज की गो साइज का डायमीटर होता है। अभी ऊपर पढ़े हमने गो साइज का क्या होता है? प्लग गेज का गो साइज जो होता है न्यूनतम सुपर साइज में होता है। ठीक है, जबकि वस्तु आकार में होता है, जबकि मूल आकार, जबकि न्यूनतम आकार, ये जॉब का अधिकतम आकार। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? जॉब के न्यूनतम आकार में होता है। को सीधा को सीधा न्यूनतम आकार में होता है और नोड को अधिकतम आकार में होता है। लिमिट गेज है, प्लग गेज भी।
और यदि स्नैप गेज की बात की जाए तो स्नैप गेज में गोसिरा अधिकतम और नोडगो न्यूनतम शुक्र साइकिल में बना होता है। अगला प्रश्न आता है, निरीक्षक कमरे में गेजों की किस मानक तापमान में सुरक्षित रखा जाता है? एट व्हाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर द गेज केप्ट इन द इंस्पेक्शन रूम? इंस्पेक्शन रूम में किस टेम्परेचर में हमको गेज को रखना चाहिए? तो सही आंसर कमेंट करके बताओ आपका क्या होगा। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, -+2 डिग्री सेल्सियस, 10 फ़ारेनहाइट या 30 फ़ारेनहाइट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, -+2 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है? ट्राई स्क्वायर, स्ट्रीट रूल, स्ट्रेट एज या रिंग गेज? तो प्रत्यक्ष मापक टूल कौन सा होता है हमारा? माप मेजरिंग टूल। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजरिंग टूल? डायरेक्ट मेजरिंग टूल में हमारा स्ट्रीट रूल आता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर उपयुक्त होता है? ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर एक्यूट एंगल चेक करने के लिए, राइट एंगल, एक्यूस एंगल और नॉन ऑफ दिस। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ करते हैं हम? राइट एंगल चेक करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, एक छेद के खालिस्तान की जांच करने के लिए नौ गो प्लग प्रमापी का उपयोग किया जाता है। अ नो गो प्लग गेज इज यूज टू चेक द ऑफ अ होल। द नो गो प्लग गेज का उपयोग करते हैं। तो किसमें, किसकी बात कर रहे हैं? नो गो प्लग गेज। प्लग गेज का नो गो सीधा किस किस में होता है? नो गो सीधा अधिकतम सुपर साइज में होता है। लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट, टॉलरेंस या डेविएशन। तो नो गो प्लग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं हम? अपर लिमिट चेक करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से परोक्ष कोण मापन के लिए उपयुक्त औजार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट? बेवल गेज, बेवल प्रोट्रैक्टर, कॉम्बिनेशन सेट या साइन बार? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? प्रत्यक्ष मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? सॉरी, परोक्ष कोण मापन के लिए क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? बेवल गेज का उपयोग करते हैं। प्रोट्रैक्टर जिससे डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, कॉम्बिनेशन का साइन बार भी डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या? बेवल प्रोट्रैक्टर। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीतरी कैलिपर का सबसे अल्पतमांक क्या होता है? लिस्ट काउंट ऑफ एन इनसाइड कैलिपर। 1 mm, 2 mm, 0.1 mm या ½ mm? जिसका राइट आंसर होगा हमारा 0.5 mm। बन्ने कैलिपर में बन्ने स्केल के 50 भाग, मुख्य स्केल के 49 भाग को लेते हैं। मुख्य स्केल का पाठ्यांक 40 है और बने स्केल के भाग का स्केल का मान समान है। 30 बने स्केल भाग मुख्य स्केल के साथ समान हो जाता है, तब इसका पाठ्यांक होगा। इसमें क्या होता है, देखो मेन स्केल का मान कितना हो गया? मेन स्केल 40 mm। ये बोल रहा है कि बने स्केल का 20वां भाग मिलता है। तो बने स्केल का 20वां भाग, एक भाग का मान कितना था? 0.0। अभी इसमें देखो यहाँ पर निकालेंगे, 50 बने स्केल का भाग है और एक मेन स्केल भाग है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा? हमारा लिस्ट काउंट आएगा 0.02 mm। तो इसको 20वीं लाइन मिल रही तो 0.02 mm। तब इसकी रीडिंग क्या होगी हमारी? 0.4। तो इसका मतलब कुल रीडिंग कितनी होगी हमारी? 4.4। भी देखते हैं हम राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन में। ओफ, हमारा कैलकुलेशन कितना आता है? 40.4। यह हमारी टोटल रीडिंग हो गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो आप, ऑप्शन में है क्या इतना?
जी हाँ, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष कोण मापन औजार का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट टूल्स? इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल कौन सा है? बेवल प्रोट्रैक्टर, बेवल गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज या मार्किंग टेबल? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। नेक्स्ट है, खालिस्तान के साथ आमतौर पर मापन को विभाजनी और सेट करते हैं। द मेजरमेंट आर सेट ऑन द डिवाइडर यूजुअली विथ। किसके साथ सेट करते हैं? जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, स्ट्रीट रूल या माइक्रोमीटर? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? स्ट्रीट रूल। अगला प्रश्न है, न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है? सब स्केल, मैन स्केल डिवीजन, जीरो पाठ्यांक या फिर लिस्ट काउंट? तो इसका सही आंसर होगा हमारा लिस्ट काउंट। नेक्स्ट है, वर्नियर गहराई गेज का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है? वर्नियर डेप्थ गेज इज यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ और द मेजर। क्या मापने के लिए किया जाता है वर्नियर गहराई गेज का? एक्सटर्नल मेजरमेंट, ओल रिसेसेस, स्लॉट एंड स्टेप, इंटरनल मेजरमेंट या पिच डायमीटर? तो वर्नियर गेज का उपयोग करते हैं छेद, स्लॉट और स्टेप के मापन के लिए करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब दिया है, माइक्रोमीटर में रहते स्टॉप खालिस्तान में मदद करता है? तर्कों को लॉक करने के लिए, शून्य त्रुटि को समायोजित करने के लिए, दबाव नियंत्रण करने के लिए या होल्ड द जॉब? तो रेचेट स्टॉप का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ होता है? माइक्रोमीटर सत्य है, थिम्बल पर शून्य चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर थिम्बल पर जीरो और स्लिप पर निर्देशन रेखांक संपाती नहीं है जब मापन फलक संपर्क में है। एनबिल के बीच नगण्य अंतराल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह व्यास की संकेंद्रक की जांच के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द concentricity ऑफ द आउटसाइड डायमीटर? इसका सही आंसर होगा लिमिट गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, साइन बार या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? तो कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगला प्रश्न है, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा केवल घटकों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? ट्राई स्क्वायर, डायल्टस इंडिकेटर, गेज या फिर वर्नियर कैलिपर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा में नौगो सिरे का विमा खालिस्तान के बराबर होता है? इन द लिमिट गेज द डायमेंशन ऑफ द नौगो एंड इज इक्वल टू। मतलब लिमिट गेज में नौगो सिरा होता है, तो नौगो सिरा जो होता है अधिकतर अधिकतम शुक्र साइज में बना होता है। नौगो सिरा जो होता है न्यूनतम शुक्र साइज में होता है, अधिकतम में होता है, उसी बीमा सेम डायमेंशन में होता है, बीमा का आधा होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिकतम शुक्र साइज में होता है। और गो सिरा जो होता है न्यूनतम शुक्र साइज में होता है।
अगला प्रश्न है, स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है थ्रेड की जांच करने के लिए, सॉफ्टवेयर बोर की जांच करने के लिए, जॉब को संयमित करने के लिए, बोर छिद्रों को पॉलिश करने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? मैं स्नैप गेज का उपयोग करते हैं थ्रेड की जांच करने के लिए, टू चेक द थ्रेड। अगला है, खालिस्तान के मापन हेतु भीतरी माइक्रोमीटर उपयोग नहीं किया जाता। An inside micrometer cannot be used for measurement. Internal feature, external feature, parallelism of the surface of deep pore, all of the above। तो भीतरी माइक्रोमीटर का उपयोग क्या चेक करने के लिए नहीं करते हैं? तो क्या चेक करने के लिए करते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स को चेक करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। अगला है, अंतराल कैव के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? Which of the following instrument is used to measure the gap? गैप को चेक करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, टेपर प्लग गेज, स्लिप गेज, टेपर रिंग गेज या थ्रेड गेज। इसका सही आंसर होगा स्लिप गेज। अगला प्रश्न है, त्रिज्या गेजों का उपयोग खालिस्तान को चेक करने के लिए करते हैं। रेडियस गेज आर यूज्ड टू चेक इनर और आउटर रेडियस, ओनली इनर रेडियस, आउटर रेडियस या रेगुलर कर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इनर और आउटर दोनों कर्व चेक करने के लिए रेडियस गेज का उपयोग करते हैं। अगला है, गेज संख्या के बढ़ने पर सीट का मोटापन खालिस्तान होता है। गेज संख्या बढ़ेगी तो मोटापन क्या होगा? घटेगा। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, मतलब बड़ा नंबर छोटा साइज और छोटा नंबर बड़ा साइज। अगला प्रश्न है, बलय प्रमापी का उपयोग खालिस्तान के मापन हेतु किया जाता है। अ रिंग गेज यूज टू मेजर, मतलब रिंग गेज का उपयोग करते हैं वह व्यास लेकिन गोलाई नहीं, गोलाई लेकिन वह व्यास नहीं, वह व्यास तथा गोलाई नहीं, या फिर केवल वहा ओनली एक्सटर्नल थ्रेड। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? आउटसाइड डायमीटर बट नॉट ये राउंडनेस। आउटसाइड डायमीटर चेक करता है लेकिन बाहरी गोलाई चेक नहीं कर सकता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। एक ट्राइस्टोर के मापन की यथार्थता करीब खालिस्तान प्रति 10 लंबाई में होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 0.002 अगला प्रश्न है, वन्य बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग है। व्हाट इज द यूज फॉर वन्य बेबल प्रोटेक्टर? टेपर कोण का परिशुद्ध मापन, टेपर कोण का लगभग मापन, या सतही अनियमितताओं को परिशुद्ध मापन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा टेपर कोण का परिशुद्ध मापन। एक्यूरेटली मेजर द एंगल ऑफ द टेपर। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला, एक माइक्रोमीटर में 0.01 की सकारात्मक त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर का मापन 10.41 होता है तो सही रीडिंग क्या होती है? तब पॉजिटिव एरर में क्या होता है? पॉजिटिव एरर में कुल रीडिंग से उसको घटा देते हैं। तो इसमें से हम इसको 0.01 को घटाएंगे तो क्या होगा? सही आंसर क्या आएगा? 10.40। बी ऑप्शन में है कि 10.40, 10.40। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित मात्रा के मापे गए मापन का दोहराव खालिस्तान कहलाता है। द रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ द सर्टेन क्वांटिटी इज नाउ एस, क्या कहते हैं उसको? मेजरमेंट कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं, या प्रिसिशन कहते हैं? इसका सही आंसर कहते हैं बार बार दोहराव क्या कहलाता है हमारा? एक्यूरेसी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के प्रयोग से एक स्क्रू थ्रेड के पार्श्व कोण तथा रूप को मापा जाता है। फ्लाइंग एंगल एंड फॉर्म ऑफ a screw thread can be measured use vernier caliper,
वी वी वाइस, स्लिप गेज एंड प्रिसीजन रोलर और ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा चेक किया जाता है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत खाली स्थान पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, बोल्ट, स्टड या नटर बोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा नटर बोल्ट, ऑप्शन डी। घटकों के आंतरिक थ्रेड की जांच के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? मतलब किसी जॉब में उसके आंतरिक थ्रेड चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? थ्रेड विंग गेज, टेपर रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज या कैलिपर गेज? तो इसमें हम थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। उस संबंध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो दो मेटिंग पार्ट्स में मौजूद होते हैं? फिट, लिमिट, टॉलरेंस या अलाउंस? उसके लिए दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में मौजूद जो संबंध होता है उसको उसको क्या बोलते हैं हम? फिट। यदि आयाम 25 मतलब एक दोनों तरफ बाइलेटरल टॉलरेंस दी है इसमें, ठीक है। माइनस में 0.0000 मतलब कोई भी नहीं है, और प्लस में 0.025 है, द्वारा व्यक्त किया गया हो तो निश्चित लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट साइज पूछा है उसने, तो लिमिट साइज क्या होगी हमारी? निचली लिमिट। तो निचली लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट क्या होगी? 25.021 mm। और लोअर लिमिट क्या होगी? 25.000। ये बोला निचली लिमिट क्या होगी? तो निचली लिमिट होगी हमारी 25 mm। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm है और विचलन माइनस प्लस 0.2 mm है तो अधिकतम लिमिट क्या होगी? अधिकतम लिमिट क्या होगी इसमें? अधिकतम लिमिट होती 25.2, और न्यूनतम लिमिट कितनी होगी? 25 में से 0.2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 0.489। ठीक है, कितना आएगा? अपर लिमिट क्या होगी हमारी? अपर लिमिट होगी 25.2 और लोअर लिमिट होगी 24.8। तो यहाँ का पूछा मुझसे अधिकतम लिमिट पूछा, तो अधिकतम लिमिट कितनी होगी हमारी? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि ड्राइंग में साइज, ये साइज दिया है हमको, दिया गया हो तो साइज की अधिकतम लिमिट क्या होगी? अब इसकी सही आंसर निकाल के बताना है आपको। 133 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में करके बताना, इसको अगली क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा। आज इसकी ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की फीड में छेद का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है? किस प्रकार की फिट में छेद का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है? शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है तो छेद का साइज छोटा होता है और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। तो किसमें होता है? ट्रांजैक्शन फिट, क्लियरेंस फिट, सिंकेज फिट या इंटरफेरेंस फिट? तो ये होता है इंटरफेरेंस फिट में। अगला, यदि छेद का साइज स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट का साइज बदला जाता है, उस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो छेद का साइज स्थिर रखा जाता है तो उसको ऑल बेसिस सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला है, साइज की अधिकतम सीमा और साइज की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर होता है। तो हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज को क्या बोलते हैं हम? टॉलरेंस, बेसिक साइज, साइज की लिमिट या ऊपरी पिछड़ा? तो उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का ग्रेड क्या होता है? पूछते हैं हमसे, टॉलरेंस का ग्रेड क्या होता है? बाइलेटरल टॉलरेंस होता है, यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, मौलिक टॉलरेंस होता है,
म- मौलिक विचलन होता है। तो टॉलरेंस का ग्रेड जो होता है मौलिक टॉलरेंस होता है। अभी हमको ये जो फिट दर्शाई गई है, ये ये क्या दर्शाया गया? फिट, लिमिट, विचलन है, टॉलरेंस। ये जो प्रश्न है जो आर कैट में भी आया है और आईजीएम पिछले साल का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है। आईजीएम की ही पेपर में पूछा गया है, एसपीएम सेल की एक यूनिट है। तो ये जो दर्शाया गया है ये क्या दर्शाता है आपको, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये जो है फिट दर्शाता है, लिमिट, विचलन है, टॉलरेंस। तो ये जो है हमें फिट दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किसी घटक की साइज और उसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या कहा जाता है? विचलन, ऊपरी विचलन, निम्न विचलन या वास्तविक विचलन। तो साइज और उसके बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को हम क्या बोलते हैं? हम डेविएशन विचलन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बीआईएस प्रणाली में मूल विचलन की संख्या होती है, फंडामेंटल विचलन होते हैं। ये आरआर कैट इंदौर में पूछा गया है, आईजीएम मुंबई में पूछा गया है। दोनों जगह पूछा गया प्रश्न है। तो फंडामेंटल डिवीजन कितने होते हैं? 25, 20, 15 या 26। तो इसका सही आंसर कितना होगा हमारा? ऑप्शन ए 25। अगला प्रश्न है, कितने मूलभूत टॉलरेंस ग्रेड होते हैं? 18, 25, 15 या 12। तो टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं हमारे? 18। अगला प्रश्न है, वह चरम अनुज्ञेय साइज क्या है जिसके भीतरी ऑपरेटर द्वारा एक घटक बनाने की आशा की जाती है? बेसिक साइज, वास्तविक साइज, नॉमिनल साइज और साइज की लिमिट। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? साइज की लिमिट। जो लिमिट साइज दी जाती है वो होती है अनुज्ञेय। अगला है, एक ड्राइंग में साइज दिया है, एक आयाम दिया गया है, टॉलरेंस कितनी होगी? ये आईजीएम पिछले साल का पेपर है, ध्यान रखना ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा के रख लो इसको। इसमें टॉलरेंस कितना होगा? तो टॉलरेंस का कितना होगा? 0.02 माइनस 0.02 या 0.04, 25 एम। इसका सही आंसर कितना होगा हमारा? पिछले बार का क्वेश्चन है ये आईजीएम का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, उत्तल अवतल प्रोफाइल की जांच के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? फिलेट गेज, पिलर गेज, डायल गेज या रेडियस गेज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा रेडियस गेज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, टेम्पलेट का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं, या गेजों का प्रयोग साइज को मापने के लिए करते हैं, या गेजों का प्रयोग कंपोनेंट के आकार को चेक करने के लिए करते हैं। इसका सही कथन क्या होगा? गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो। अगला प्रश्न है, पिलर गेज का प्रयोग किया जाता है पिले के लिए, पार्ट्स को संयोजित करने के लिए, मैचिंग पार्ट्स के बीच में गैप चेक करने के लिए, जॉब का रेडियस चेक करने के लिए, सुरागों की प्रस्तुतता चेक करने के लिए। तो पिलर गेज का उपयोग करते हैं मैटिंग पार्ट्स को चेक करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है सही सेंटर हाइट पर लेड टूल को सेट करने के लिए, थ्रेड की पिच चेक करने के लिए, थ्रेड की पिच सेट करने के लिए, थ्रेड का प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा सही सेंटर हाइट पर लेड टूल को चेक सेट करने के लिए सेंटर गेज का उपयोग करते हैं। लेथ के थ्रेडिंग टूल के 60 डिग्री कोणों को परिशुद्धता में चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग करते हैं? अभी पढ़े हमने, सेंटर गेज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग कार्य के साथ लेथ थ्रेड टूल को अलाइन करने के लिए भी किया जाता है? टाई स्क्वायर, सेंटर गेज, थ्रेड गेज या स्टेट गेज। उसका ही आंसर होगा हमारा सेंटर गेज।
अगला एक प्लग गेज जिसके गो और नो गो साइज एक ही सिरे पर होते हैं खालिस्तान कहते हैं। सिंगल एंडेड प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज या कंटिन्यूअस प्लग गेज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो और नो गो एक ही सिरे पर होता है। अगला प्रश्न है टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है टेपर सुराख को चेक करने के लिए, सिलेंडरिकल जगहों को बाहरी टेपर को चेक करने के लिए, इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए, सीधे सुराखों का व्यास चेक करने। तो टेपर प्लग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? टेपर सुराखों को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गेज की धातु होती है कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, एलॉय स्टील या माइल्ड स्टील। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? एलॉय स्टील। ये जो है अलॉय स्टील के बनाया जाता है। अगला प्रश्न है थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है बाहरी थ्रेड चेक करने के लिए, अंदरूनी थ्रेड चेक करने के लिए, सिलेंड्रिकल जॉब के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए, जॉब के अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए। तो थ्रेड रिंग गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है किसी टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है किसी टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है बाहरी टेपर चेक करने के लिए, अंदरूनी टेपर चेक करने के लिए, या बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए, अंदरूनी थ्रेड को चेक करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? टेपर रिंग गेज का उपयोग करते हैं बाहरी टेपर को चेक करने के लिए। अंदरूनी बड़े व्यास को चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? बड़े व्यास को चेक करने के लिए स्मॉल होल गेज, टेलीस्कोपिंग गेज, प्लग गेज या स्नैप गेज। बड़े होल को चेक करने के लिए टेलीस्कोपिंग गेज का उपयोग करते हैं और छोटे के लिए स्मॉल होल गेज का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अभी अगला एक प्लग गेज की गो साइड का व्यास किसके बराबर होता है? प्लग गेज का गो सिरा जो है न्यूनतम प्लस साइज में होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, न्यूनतम शुक्र साइज में होता है। ये अगला प्रश्न है वर्कशॉप में गेज किस स्टैंडर्ड तापमान पर रखी जाती है? तो किस तापमान पर रखी जाती है? 20 डिग्री सेल्सियस में। अगला प्रश्न है मेटिंग पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस को मापा जाता है डायल गेज, गो गेज, फीलर गेज या कैलिपर गेज। तो क्लियरेंस चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फीलर गेज का। इंक रिंगिंग करने से पहले स्लिप गेज की मेटिंग सरफेस को साफ करना चाहिए। सॉफ्ट लिनन कॉक से, चौमेस लेदर से, ए और पी दोनों से, या का खा दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? दोनों से करना चाहिए, चेमिस लेदर से भी करना चाहिए और सॉफ्ट लिनन क्लॉथ से। अगला प्रश्न पीलर गेज का उपयोग क्या चेक करने के लिए करते हैं? अवतल सतह, उत्तल सतह, अवतल उत्तल दोनों और मेटिंग पार्ट्स के बीच की गैप चेक करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है स्क्रू पिच गेज का उपयोग किस रेंज में स्क्रू का पिच जांच करने के लिए करते हैं? 0.35 0.35 से 0.5, 0.35 से 5 mm तक, और 3.5 से 5 mm तक, और 25 से 30 mm तक। तो स्क्रू पिच गेज का साइज क्या होता है? 0.35 से 5 mm तक इसका चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है स्क्रू गेज स्क्रू पिच गेज का दूसरा नाम है? पिच गेज, डेप्थ गेज, थ्रेड गेज या स्लिप गेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? थ्रेड गेज। आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, ये बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। और 3 पॉइंट इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? ऑप्शन डी सही होगा, 0.005 mm। तो ये हमारी SPM सेल की 5वीं क्लास थी जिसमें मैंने माइक्रोमीटर, बर्नियर कैलिपर, डेप्थ गेज
इंटरफेरेंस फिट टॉलरेंस, लिमिट फिट टॉलरेंस के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।